हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो पार्ट 1 के अंदर हमने आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके 4 स्फीयर्स कौन कौन से हैं, 2 टाइप्स की सब्सटेंसेस के बारे में जाना, इकोसिस्टम और उसकी टाइप्स की इकोसिस्टम क्या है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, साथ के साथ हमने जाना था आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम, और हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। फूड चेन और फूड वेब को भी हमने कवर कर लिया था। अब हम करेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। तो हमने पहले बात करी थी फूड चेन की, जब काफी सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं और एक चेन बन जाती है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड को खा रहा है, सेकंड थर्ड को खाया, तो इस तरीके से जो हमारी एक चेन बन जाती है कि थर्ड ने सेकंड को खाया, सेकंड ने फर्स्ट को खाया, और ये जो चेन बन जाती है इसे हम कहते हैं फूड चेन। अब अगर इस फूड चेन को हम एक पिरामिड फॉर्म में लाएं तो ये एक ट्रॉफिक लेवल की तरह काम करता है, यानी कि हर एक लेवल पर, हर एक स्टेप पर फूड चेन के एक ट्रॉफिक लेवल बनता है। क्या होता है ट्रॉफिक लेवल? यानी कि जैसे जैसे हमारे पास 4 टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को खाया, फोर्थ ने थर्ड को, थर्ड ने सेकंड, सेकंड ने फर्स्ट को खाया, और फर्स्ट कौन है? हमारा जो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर है। ऑफ कोर्स जो कि पहले प्रोड्यूसर ही आएगा क्योंकि उसने खुद ही प्रोड्यूस करना है, उसी को आगे कंज्यूमर खाता जाता है। तो ये जो प्रोड्यूसर था जिसे फर्स्ट कंज्यूमर ने खाया, उस फर्स्ट कंज्यूमर को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उससे अगला जो कंज्यूमर जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो आगे खाता है उसे कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमारा पिरामिड बनता चला जाता है। अब हर एक लेवल पर, फूड चेन के हर एक लेवल पर, यानी कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने जब खाया तो वो क्या हो गया, उसने ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करा, और इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है और वो हर एक लेवल पर डिक्रीज होती है। अब किस तरीके से होता है वो है हमारा 10% लॉ। क्या? जैसे कि ये हमारा प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया, तो इसी तरीके से ऊपर ये चला जाता है। अब जो प्रोड्यूसर है, मान लो उसने सन से एनर्जी लेके 100% एनर्जी बनाई, उसके अंदर 100% एनर्जी है। अब उस 100% एनर्जी में से सिर्फ जो 10% होगा, यानी कि उसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% उससे ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल पे है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है, यानी कि उसके पास जाएगा। यानी कि अगर प्रोड्यूसर जो है, यानी कि जो ग्रास है, अगर उसके पास 1000 कैलोरीज हैं तो 1000 कैलोरीज का सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि 100 कैलोरीज ही कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के थ्रू खाया जा रहा है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो 100 कैलोरीज थी उसका सिर्फ 10% ही सेकेंडरी के पास जाएगा। इसी तरीके से जब टर्शियरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी को खाया तो जो उसके पास 10% थी उसका 10% ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये लेवल चलता रहता है, इसे हम कहते हैं 10% लॉ। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि पहले ट्रॉफिक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा। अब बाकी हम बात आती है कि 10% तो जा रहा है, जो 90% है वो कहाँ यूज हुआ? तो उसकी मूवमेंट में जो कंज्यूमर है, जैसे प्रोड्यूसर को प्राइमरी ने खाया, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो 90% जो प्रोड्यूसर था उसके पास जो एनर्जी बची उसका क्या हुआ? तो उसका क्या हुआ ये हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में भी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो इन सब के अंदर टोटल 90% एनर्जी लग जाती है और 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ट्रांसफर होती है। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है
कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं और 10% लॉ क्या होता है। यानी कि जब फूड चेन का हर एक स्टेप आता है, हर एक लेवल आता है, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल को बनाता है और ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। और 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो पहला ट्रॉफिक लेवल है जिसे सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम करा, उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होएगी। तो ये हमारी दो टॉपिक्स कवर हुए। आगे हम देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों भी टर्म्स हमारी थोड़ी न्यू है बट बहुत इजी है। दोनों के अंदर बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले हम बायो एक्यूमुलेशन समझते हैं कि क्या होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब खाने के साथ मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो एक ग्राउंड में एक फार्मर ने क्या बनाया, एक पालक का प्लांट उगाया है और उस प्लांट को किसी रैट ने खा लिया। अब जो फार्मर था उसने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड ऑल वहां पर यूज करे, तो और वो वाटर के साथ मिलके प्लांट की बॉडी में एंटर कर गया। यानी कि जो उसने प्लांट उगाया उसकी बॉडी में वो एंटर कर गया और उस प्लांट को किसने खा लिया? रैट ने खा लिया। अब उस प्लांट के अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था वो किसके अंदर चला गया? वो टॉक्सिक केमिकल्स ही थे, वो किसके अंदर गए? रैट के अंदर चले गए। तो ये है बायो एक्यूमुलेशन कि टाइम टू टाइम जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स का, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो उसके अंदर आने लग जाते हैं, उसके अंदर उसका अमाउंट, जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनका अमाउंट टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है, तो उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन में सेम है कि टाइम टू टाइम जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है, तो वो भी बायो मैग्निफिकेशन है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे वो प्लांट जो फार्मर ने उगाया उसे रैट ने खाया और रैट उसे खाता जा रहा है, मतलब उसने एक दिन रैट ने एक प्लांट खाया, अगले दिन दूसरा प्लांट खाया, तो रैट के अंदर तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। बट अगर उस रैट को किसी कैट ने खा लिया, किसी बैट ने खा लिया, तो वो जो रैट के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे, जितने भी थे, जितने प्लांट्स उसने पहले खाए या फिर उसने अभी खाए, तो उन सब के जितने भी केमिकल्स टोटली उसकी बॉडी में प्रेजेंट थे वो किसके अंदर चले गए? कैट के अंदर चले गए। और कैट के अंदर क्या हो गया? उसका और ज्यादा लेवल इंक्रीज हो गया। कैट के अंदर पहले से भी तो थे, अब यूं तो है नहीं कि उसने पूरी जिंदगी में एक ही रैट खाया होगा, और भी बहुत सी चीजें खाई होंगी उसने। तो उस रैट का जो पॉइजन था वो उसके अंदर आ गया और साथ के साथ उसके अंदर भी पहले से ही टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट थे। तो जब फूड चेन में एक एक लेवल पर जा करके, जैसे पहले उसने ग्रास को खाया, प्लांट को खाया, रैट को खाया कैट ने, तो ये एक फूड चेन है। अब हर एक लेवल पर जो टॉक्सिक केमिकल्स की अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है, तो उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि बायो एक्यूमुलेशन फूड चेन में नहीं होता, सिर्फ ग्रास को या फिर वो जो प्लांट था उसे एक रैट ने ही खाया, रैट को किसी ने आगे नहीं खाया, सिर्फ प्लांट को, और रैट का यहाँ पर रिलेशन है कि प्लांट को रैट ने खा लिया और उसके अंदर टाइम टू टाइम वो इंक्रीज जो होता है टॉक्सिक केमिकल्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कहा जा रहा है बायो एक्यूमुलेशन। बट बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि फूड चेन के जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसके कारण से जब उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स इंक्रीज होते हैं तो उसे कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। तो ये था हमारा बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो क्या है बायो एक्यूमुलेशन? बायो एक्यूमुलेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स in a tissue of particular organism, and biomagnification is the accumulation of toxic chemicals in the body of organism। और इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता रहता है ट्रॉफिक लेवल के हर स्टेप की इंक्रीजिंग के साथ साथ, यानी कि जितनी ज्यादा आगे से जो फूड चेन में जितनी स्टेप्स के बाद ऑर्गेनिज्म को खाया जा रहा है उतना ज्यादा उसके अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो एनवायरनमेंट के चेंजेस हमें इफेक्ट करते हैं और हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। इसके कारण से जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर डिग्रेडेशन आने लग जाती है और जिसके कारण से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं।
कैसी कैसी होती है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की इंक्रीज है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है। तो बेसिकली अभी हम दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, वेस्ट डिस्पोजल एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो हमें पता है ओजोन लेयर क्या है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स से बनती है, यानी कि ओजोन क्या है, O3 है। बट ऑक्सीजन की तरह ये ऑक्सीजन तो हमारी बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बट ओजोन अगर कंज्यूम कर ली जाए, यानी कि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आ गई तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ओजोन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइजनस होती है, यानी कि इसका ये गलत है कि भाई ये होनी नहीं चाहिए, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। क्या रोल है कि ये एक शील्ड की तरह एक्ट करती है हमारी अर्थ की सरफेस पर, जो कि सन से आती हुई यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को कंज्यूम कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है और अर्थ में एंटर करने से रोकती है। अगर वो जो यूवी रेज हैं अगर वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाएं तो उसके कारण से हमें बहुत ज्यादा डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर एंड स्किन डिजीज एंड ऑल। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। आगे बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी नोटिस करा गया था, यानी कि ओजोन जो लेयर थी वो कम होती हुई, पतली पतली होती हुई दिखाई गई थी और एक जगह पर वो खत्म भी हो गई थी। कहां पर हुई थी, एंटार्क्टिका में वो खत्म भी हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि केमिकल्स जिन्हें हम CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जानते हैं, इनके यूज के कारण से ओजोन की डिप्लीशन होती है। और जब ये ओजोन डिप्लीशन होती है तो इसके कारण से ओजोन की जो थिकनेस होती है वो कम होने लग जाती है, जिसके कारण से ओजोन होल फॉर्म होता है। और ये ओजोन होल सबसे पहले पाया गया था एंटार्क्टिका में 1985 में। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर फुल अर्थ से ही या फिर कहीं से भी ओजोन की लेयर हट जाएगी तो यूवी रेडिएशंस आराम से अंदर आ सकती हैं और ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को अफेक्ट कर सकती है बहुत बुरी तरीके से। तो अब ये साइंटिस्ट का कहना था कि ये नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से CFC का एक्सेसिव यूज रिड्यूस करा गया था और जितनी भी कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज थी उन सबको ये ऑर्डर दिया गया था UNEP के थ्रू कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज एसीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज होता था, जिसके कारण से ओजोन डिप्लीशन हो रही थी। तो UNEP ने क्या करा, जितनी भी कंपनीज थी उन्हें ये ऑर्डर दिया कि अब से वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स को बनाएंगे। अब हमने ओजोन लेयर की बात कर ली, अब एक है मैनेजिंग गार्बेज वी प्रोड्यूस, क्योंकि ये भी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो जितना भी वेस्ट हम हाउस होल्ड वेस्ट या फिर जो रबिश हम प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है गार्बेज, और इसे मैनेज करा जा सकता है। 4 स्टेप्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट इज रिसाइकलिंग। सब जानते हैं सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, इन सबको रिसाइकिल करा जा सकता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं। लैंड फिलिंग कर सकते हैं। लैंड फिलिंग क्या होता है कि जो डिस्पोजल होते हैं वेस्ट के उन्हें लो लाइंग एरियाज के अंदर डाल दिया जाता है और उसे मिट्टी से ऊपर कवर कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है लैंडफिल। और फोर्थ है इंसिनरेशन। वैसे इस सिलेबस में नहीं है, बट इसका मतलब क्या होता है कि ऐश में बदल देना, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसे जला दिया जाता है गार्बेज को, इसे कहा जाता है इंसिनरेशन। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है गाइस अब कंप्लीट। बहुत ही इजी सा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट में बता देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।